नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पॉलिटी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की, जो कि हमारे आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। सभी क्वेश्चंस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अपीयर होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में काफ़ी सुपर इम्पोर्टेंट और प्रीवियस ईयर्स के एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न इंक्लूड किए गए हैं, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिए। और इनकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, जितने भी लोग इस वीडियो से लाइव जुड़ रहे हैं, अधिक से अधिक अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए और इनके आंसर्स को कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, हु प्रपोज्ड द प्रीएम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रपोजल किसके द्वारा रखा गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ड्राफ्टिंग कमेटी के समक्ष प्रीएम्बल का प्रपोजल रखा गया था। दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि संविधान की जो ड्राफ्टिंग कमेटी या फिर प्रारूप समिति थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है। और यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत के प्रथम कानून मंत्री का नाम बताइए। तो भारत के प्रथम कानून मंत्री भी थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, विच फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन डिलीटेड बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट। तो भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान अधिनियम के द्वारा हटा दिया गया? तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राइट टू प्रॉपर्टी, यानी कि संपत्ति के अधिकार को 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत हटा दिया गया और राइट टू प्रॉपर्टी को लीगल राइट बना दिया गया। फंडामेंटल राइट की जगह इसको लीगल राइट बना दिया गया। ठीक है। और 44th अमेंडमेंट कब हुआ था? 1978 में। दोस्तों, अगला प्रश्न है, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा इज टेकन फ्रॉम। तो जो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, वह हमने किस देश के संविधान से बोरो किया? तो हमने वो साउथ अफ्रीका के संविधान से दोस्तों बोरो किया। ठीक है। और अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान में संशोधन भी हमने साउथ अफ्रीका के संविधान से बोरो किया था। तो ये बात आप यहाँ से याद रखेंगे। और एक कन्फ्यूजन सा क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि जो राज्यसभा में प्रेसिडेंट द्वारा मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं। ठीक है। आपको पता है कि राज्यसभा में प्रेसिडेंट द्वारा 12 गणमान्य लोगों को नॉमिनेट किया जाता है, जो कि आर्ट, लिटरेचर, सोशल साइंस, स्पोर्ट्स, अलग अलग फील्ड से आते हैं। तो वो प्रोसीजर हमने किस देश के संविधान से लिया है? तो नॉमिनेशन का प्रोसीजर हमने दोस्तों आयरलैंड के संविधान से लिया है। ठीक है। और इलेक्शन का प्रोसीजर हमने साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न है, द ओथ इज एडमिनिस्टर्ड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है? तो इसका आंसर है चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि CJI होते हैं, उनके द्वारा भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। प्रेजेंट में हमारे चीफ जस्टिस हैं, 47th चीफ जस्टिस हैं जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े, शॉर्ट में बोले तो SA बोबड़े। और दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारत में प्रेसिडेंट के चुनाव का उल्लेख, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव का उल्लेख किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर है आर्टिकल 54। ठीक है। प्रेसिडेंट के चुनाव का जो जिक्र है, उल्लेख है, वह आर्टिकल 54 के अंतर्गत आता है। इतनी बात आप यहाँ से याद रखेंगे। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है दोस्तों, द डिसाइडिंग अथॉरिटी ऑफ स्टेट्स शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस। तो जो केंद्र के पास कर आते हैं, टैक्स आते हैं, उनमें राज्यों की हिस्सेदारी का निर्णायक अधिकार किसके पास होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फाइनेंस कमीशन। ठीक है दोस्तों। तो वित्त आयोग के पास ये अधिकार है कि वह सेंट्रल के टैक्स में स्टेट को शेयर कर सके या स्टेट को उसमें बांट सके। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी, फाइनेंस कमीशन। आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया टू बी अ। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को क्या घोषित करता है? दोस्तों, आर्टिकल 1 के अंतर्गत इंडिया क्या है? एक राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, जो कि स्टेट की टेरिटरीज से और यूनियन टेरिटरीज से मिलके बना है। प्रेजेंट में इंडिया में 28 स्टेट्स और 8 यूनियन
टेरिटरीज या केंद्र शासित प्रदेश प्रेजेंट हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 1 इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स घोषित करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट द स्टेट गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, राज्य सरकार होती हैं, उनको ग्राम पंचायतों को व्यवस्थित करने का निर्देश देता है। तो इसका आंसर है आर्टिकल 40। ठीक है, आर्टिकल 40 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत आता है, वह स्टेट गवर्नमेंट को विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज करने के लिए डायरेक्ट कर सकता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 40। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स के काफ़ी एग्जाम्स में पूछा गया है, इसीलिए आप इसको ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल सिटीजन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। यानी कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पब्लिक रोजगार में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करता है। तो आर्टिकल 16। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 16 अनुच्छेद 16 इक्विलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करता है। यानी कि अगर कहीं पर भी कोई सार्वजनिक रोजगार है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का एम्प्लॉयमेंट है, तो उसमें सभी को समान अधिकार और समान अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाएंगी। दोस्तों अगला प्रश्न है, द डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर डिसाइडेड बाय। अगर भारत के राष्ट्रपति या फिर भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी विवाद होता है, वहाँ पर कोई भी डिस्प्यूट होता है, तो उसका निर्णय किसके द्वारा किया जाता है। दोस्तों इसका आंसर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुप्रीम कोर्ट। अगला प्रश्न है दोस्तों, है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर कोई बंदा अनपढ़ भी है तो वो भी लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। नो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड एज सच। इस तरह की कोई भी शैक्षणिक योग्यता आवश्यक नहीं है। तो अब आप समझ सकते हैं कि क्या कंडीशन है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। तो समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता किस अनुच्छेद से संबंधित है। यानी कि सभी को लीगल एड मिलनी चाहिए, कानूनी सहायता मिलनी चाहिए और सभी को समान न्याय यानी कि इक्वल जस्टिस मिलना चाहिए। तो ये दोस्तों आर्टिकल 39A के अंतर्गत आता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 39A इज रिलेटेड टू इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। दोस्तों अगला प्रश्न है, द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड। यानी कि भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्रियों सहित मंत्रियों की कुल संख्या कितनी होनी चाहिए। दोस्तों यह प्रोविज़न जो है वो 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत इंक्लूड किया गया। कौन से अमेंडमेंट? 91st अमेंडमेंट 2003। इसमें क्या है कि टोटल जितने भी मेंबर्स लोकसभा के होंगे उनका 15% सदस्य ही मंत्री बन सकते हैं। मान लिया जाए अभी प्रेजेंट में लोकसभा की स्ट्रेंथ है 545, तो इसके 15% जो मेंबर्स हैं वही मिनिस्टर बन सकते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 15% ऑफ लोकसभा मेंबर्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे। और वैसे लोकसभा की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है दोस्तों वो होती है 552 मेंबर्स। ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है? 552 मेंबर। और प्रेजेंट स्ट्रेंथ कितनी है? 545। ये बात भी आप याद रखेंगे, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, व्हाट इज़ द मिनिमम एज टू बी द मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए दोस्तों 30 ईयर जो है वो न्यूनतम वर्ष या न्यूनतम आयु होनी चाहिए। और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। ठीक है, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और लोकसभा के लिए 25 वर्ष। दोस्तों राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनका वर्क कार्यकाल जो है टेन्योर होता है 6 साल का, और प्रत्येक 2 साल में इसके 1/3 मेंबर जो हैं वो रिटायर हो जाते हैं। इतनी बात आप ऐसे याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है दोस्तों, सेक्शन 375 ऑफ इंडियन पीनल कोड IPC इज रिलेटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 375 किससे संबंधित है दोस्तों? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रेप या बलात्कार से संबंधित है। दोस्तों आर्टिकल 370 में रेप की डेफिनेशन और आर्टिकल 376 में इसका पनिशमेंट की डेफिनेशन दी गई है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स। तो संविधान का कौन सा भाग भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित है? दोस्तों पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स, और ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 13। ठीक है दोस्तों, और टोटल कितने फंडामेंटल राइट्स हैं इंडियन सिटीजन्स के पास? 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। कौन कौन राइट्स हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। अगला प्रश्न है दोस्तों, हु रिटर्न द बुक आई टू हैड अ ड्रीम। तो आई टू हैड अ ड्रीम नामक बुक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई दोस्तों वर्गीज कुरियन के द्वारा। वर्गीज कुरियन कौन थे? भारत में श्वेत क्रांति के जनक, यानी कि फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन इनको कहा जाता है। दोस्तों व्हाइट रिवॉल्यूशन जो है वो दुग्ध उत्पादन यानी कि मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित था। ठीक है, और मिल्क प्रोडक्शन संबंधित एक और टर्मिनोलॉजी आप याद रखेंगे, ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड भी इन्हीं के द्वारा चलाया गया था, जिससे कि इंडिया जो है मिल्क प्रोडक्शन में टॉप में आ पाया था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वर्गीज कुरियन। तो दोस्तों आप लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप्स में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।